आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के बड़े दिग्गजों के साथ बैठक की। बैठक में बीएल संतोष समेत आरएसएस के अरुण कुमार भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बैठक में संगठन विस्तार को लेकर चर्चाएं हुई। दरअसल 2024 चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है और पार्टी संगठन में बदलाव के लिए लगातार बैठकें कर रही है। आज शिवसेना का स्थापना दिवस है। इस मौके पर एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट ने मुंबई में 2 अलग अलग जगहों पर आयोजन किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट गोरेगांव में स्थापना दिवस मना रहा है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना सेंट्रल मुंबई में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। कार्टूनिस्ट से नेता बने बाल ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी। गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने के ऐलान के बाद सियासत तेज है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने इस फैसले को सावरकर और नाथूराम गोडसे को सम्मान देने जैसा बताया। जवाब में बीजेपी ने बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि ये वही लोग हैं जो मुस्लिम लीग को सेक्युलर बताते हैं। इस बीच गीता प्रेस ने साफ किया कि वो सम्मान तो लेगा, लेकिन 1 करोड़ की सम्मान राशि स्वीकार नहीं है। फिल्म आदिपुरुष को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। मुंबई से लेकर लखनऊ तक हिंदू संगठन फिल्म का विरोध कर रहे हैं। फिल्म पर रोक लगाने की मांग हो रही है। दूसरी ओर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां भी फिल्म का विरोध कर रही है। वहीं बीजेपी भी फिल्म के विरोध में खड़ी है। इस बीच केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि फिल्म के निर्देशक और लेखक संवाद बदलने को तैयार है। नेपाल के काठमांडू और दूसरे शहरों में फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई है। एम्बुलेंस घोटाले को लेकर बीजेपी बिहार की महागठबंधन सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि जेडीयू सांसद के परिवार की कंपनी को नीतीश सरकार ने 1600 करोड़ के एम्बुलेंस का ठेका देने के लिए नियमों में फेरबदल किया। बीजेपी के आरोपों पर महागठबंधन ने पलटवार किया है। जेडीयू ने कहा कि जब बीजेपी सरकार में थी तब भी जेडीयू सांसद के बेटे की कंपनी के पास एम्बुलेंस का काम था और तब बीजेपी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। भोपाल में एक शख्स को कुछ लोगों ने गले में पट्टा बांधकर पीटा। घटना का वीडियो वायरल हुआ तो सरकार एक्शन में आई। पुलिस ने शिकायत दर्ज की और जांच के आदेश दिए गए। आरोप है कि पीड़ित पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया गया। पुलिस ने पिटाई करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सरकार ने आरोपियों के घर पर हथौड़ा चलवा दिया। नागपुर से हर परिवार को सावधान करने वाली खबर आई। एक कार से 3 छोटे बच्चों की लाश बरामद की गई। तीनों बच्चे शनिवार से लापता थे। पुलिस के मुताबिक तीनों घर से निकलकर कार में बैठ गए थे। कार के दरवाजे का अंदर का लॉक खराब था। कार सिर्फ बाहर से खुल सकती थी। बच्चे कार का दरवाजा नहीं खोल पाए। दम घुटने से तीनों मासूमों की कार के अंदर ही मौत हो गई। यूपी और बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। कानपुर से लेकर लखनऊ तक अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वाराणसी में शमशान घाट पर शव जलाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि यूपी में गर्मी से अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में भी भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। एक जमाना था जब भारत के लोगों को 2 वक्त की रोटी की चिंता रहती थी, लेकिन अब भारत के लोग 2 वक्त की रोटी के साथ साथ 2 वक्त की गोली के लिए भी चिंतित रहते हैं। और ये गोली है गैस की, यानी एसिडिटी की और ब्लड प्रेशर की। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि प्राइम टाइम में हम सबसे पहले आपको ये क्या खबर दिखा रहे हैं। आप दिन भर टीवी चैनल्स पर नेताओं के बयान सुनते रहते हैं, राजनीति की खबरें सुनते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप सुनते रहते हैं, और भी हमारे देश में न जाने किस किस बात पर विवाद चलते ही रहते हैं। लेकिन हमारे देश के लोग क्या कहना चाहते हैं और लोगों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या है, आपके परिवार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या है, आपके हितों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या है, इस पर कभी भी शायद अब किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। शायद आप भी अपने बारे में इतना नहीं सोचते होंगे, और मीडिया तो क्यों सोचेगा आपके बारे में। राजनीति और हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर तो हमारे देश में हर रोज शोर शराबा होता ही रहता है। इस पर टीआरपी भी खूब मिलती है, लेकिन आम जनता से जुड़ी खबरों को न्यूज चैनल्स में प्राइम टाइम पर अब जगह मिलना बंद हो गया है। और आपने भी इसे महसूस करना शायद बंद कर दिया होगा, क्योंकि इनमें मसाला नहीं होता और इनमें अक्सर कड़वे सवाल होते हैं। लेकिन ये वो सवाल होते हैं जो विपक्षी दल भी पूछना नहीं चाहते। वो इसलिए इन सवालों को नहीं उठाते क्योंकि इन सवालों में वोट नहीं है। तो ये आज जो हम आपको खबर दिखाने वाले हैं, ना तो इसमें वोट हैं और ना ही इसमें टीआरपी है, लेकिन
इसमें आपका और आपके परिवार का बहुत बड़ा हित है और इसीलिए हम बार बार ब्लैक एंड व्हाइट में अक्सर ये जोखिम उठाते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे विषय बहुत आवश्यक हैं जिनसे आपका और आपके परिवार का सरोकार जुड़ा हुआ है। इसलिए थोड़ी देर के लिए हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए है। और आप अक्सर सुनते होंगे कि भारत के लोगों की आमदनी बढ़ रही है। अब देश में लगभग हर व्यक्ति के पास अपना स्मार्टफोन आ गया है। लोग दिन भर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है, हमारी सैलरीज बढ़ रही हैं। अब लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास गाड़ियां आ गई हैं। लोगों का जीवन बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है और हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं और थोड़े दिन के बाद भारत भी एक सुपर पावर बन जाएगा। तो ये सारे आपके भौतिक जीवन से जुड़े बदलाव हैं। मतलब आपका मकान बेहतर हुआ होगा, आपकी सैलरी बेहतर हुई होगी, अब आपके पास गाड़ी आ गई होगी, आप कपड़ा बेहतर पहन रहे हैं, मल्टीप्लेक्स में जाकर फिल्म देख रहे हैं, तो बदलाव तो आ रहा है। लेकिन एक बदलाव है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं? बाहर क्या बदलाव आ रहे हैं वो तो देख लिया आपने। आपकी गाड़ी में बदलाव आ रहा है, आपके मोबाइल फोन में बदलाव आ रहा है। अपने शरीर की तरफ थोड़ी देर के लिए देखिए। आज हम आपको एक ऐसा ही बहुत ही चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे भारत के लोग अब सुबह और शाम अपने शरीर को दवाई वाली गोलियों से छलनी कर रहे हैं, बात बात पर गोलियां खा रहे हैं। और भारत के बहुत सारे लोगों को अब 2 वक्त की रोटी नहीं बल्कि 2 वक्त की गोली चाहिए। और ये एक ऐसा विश्लेषण है जो भारत के 94 करोड़ लोगों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अब आपको यह देखना है कि क्या आप भी उन 94 करोड़ लोगों में से एक हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और यह आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आप भी उनमें से एक हैं या नहीं। यह विश्लेषण उस रिपोर्ट के आधार पर है जो यह कहती है कि भारत में अब बहुत सारे लोगों को एंटासिड की गोलियां खाने की आदत पड़ चुकी है। ऐसे लोग करोड़ों की संख्या में हैं। एंटासिड का मतलब उस दवाई से है, यह उस दवाई का नाम है जो पेट में गैस, जलन और एसिडिटी होने पर इसका उपचार करने के लिए खाई जाती है। यानी जिन लोगों के पेट में गैस होता है, जलन होती है और एसिडिटी होती है, वो ये गोली खाते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र द्वारा जारी किए गए अपने वार्षिक आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ भारत सरकार के ही इन जन औषधि केंद्रों पर औसतन हर महीने एंटासिड की 1 करोड़ 8 लाख कैप्सूल्स और हर साल 12 करोड़ 96 लाख कैप्सूल्स बिक जाते हैं। देखिए, हर महीने 1 करोड़ 8 लाख कैप्सूल्स एंटासिड के बिक रहे हैं और ये कहां बिक रहे हैं? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर। और साल में करीब 13 करोड़ कैप्सूल बिक रहे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की कुल संख्या 9,484 है, जहां भारत सरकार की मदद से, भारत सरकार की तरफ से जेनरिक दवाइयां 50 से 90% तक सस्ती मिलती हैं। ये जो जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, ये भारत के गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना उपचार अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें यहां सस्ते दामों पर दवाइयां मिलती हैं। 90% तक डिस्काउंट पर यहां दवाई मिल जाती है और भारत सरकार ने यह नई योजना शुरू की है। लेकिन भारत में ऐसे तमाम रिटेल स्टोर्स की संख्या भी लगभग 20 लाख है, जिन्हें आप केमिस्ट की दुकान कहते हैं, जहां लोग दवाइयां खरीदते हैं। ऐसे हमारे देश में 20 लाख स्टोर्स हैं कम से कम, जिन्हें आप मेडिकल स्टोर्स कहते हैं। इसलिए सोचिए, अगर 9,500 जन औषधि केंद्रों पर एंटासिड के सालाना 13 करोड़ कैप्सूल्स की बिक्री हो रही है, तो फिर इन 20 लाख मेडिकल स्टोर्स पर एंटासिड की सालाना दवाइयां कितनी बिकती होंगी? आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन मैं आपको आज एक आंकड़ा बताता हूं, एक रफ फिगर देता हूं। हमारे देश में एंटासिड की अलग अलग 250 से ज्यादा दवाइयां हैं, यानी 250 से ज्यादा वेरिएंट्स हैं, और अनुमान है कि इनकी लगभग 2,500 करोड़ गोलियां हर साल बनती हैं। 2,500 करोड़ गोलियां, और ये 2,500 करोड़ गोलियां भारत के करोड़ों लोग एक साल के अंदर ही अपने शरीर में डाल लेते हैं, यानी एक साल के अंदर ही खा जाते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये लोग इन गोलियों से अपने शरीर को एक तरह से छलनी कर रहे हैं। इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं कि भारत के लोग इतनी बड़ी संख्या में ये गैस की दवाई क्यों खा रहे हैं। पहला कारण हो सकता है फूड हैबिट्स, यानी
खान पान से जुड़ी जो आदतें हैं वो अब लोगों की खराब हो रही हैं, लोग अपनी आदतें ठीक नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो खाना पीना वो खा रहे हैं उन खाद्य पदार्थों की क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। तो अगर आपकी क्वालिटी खराब होगी खाने की तो जाहिर है फिर पेट भी खराब होगा। और तीसरी वजह हो सकती है शारीरिक मेहनत की कमी, क्योंकि अब हमारे देश में लोग शारीरिक परिश्रम भी बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से पेट में गैस होना लाजमी है। तो अगर आप दिन भर समोसे खाएंगे, पराठे खाएंगे, तली भुनी चीजें खाएंगे, एक कारण यह हो सकता है वो आपकी फूड हैबिट्स की कमी है। जरूरत से ज्यादा खाएंगे, ये आपकी फूड हैबिट्स की कमी है। अगर आप गंदे तेल में बना हुआ खाना खा रहे हैं, खराब खाद्य पदार्थ जिनकी क्वालिटी बहुत खराब है उससे बना हुआ सामान खा रहे हैं, तो भी आपके पेट में खराबी होगी। और तीसरा यह है कि अगर आप खाते भी हैं लेकिन अब आप परिश्रम ही नहीं करते तो वो खाना हजम कैसे होगा, इसलिए गैस होगी। भारत में 20 साल या उससे ज्यादा उम्र के 94 करोड़ लोग हैं, जिसका मतलब यह है कि भारत में औसतन हर व्यक्ति महीने में 2 गोलियां और साल भर में एंटासिड की 26 गोलियां खा रहा है। यहां बात सिर्फ पेट में जलन और एसिडिटी होने पर खाई जाने वाली दवाइयों की ही नहीं है। अकेले सिर्फ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर एंटासिड के बाद जो दवाई सबसे ज्यादा बिक रही है वो है टेल्मीसार्टन और एम्लोडिपिन। ये दोनों दवाइयां हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए खाई जाती है। और आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ 9,500 जन औषधि केंद्रों से लोग हाई ब्लड प्रेशर की 21 करोड़ 36 लाख गोलियां खरीदकर खा रहे हैं। और यह आंकड़ा तो सिर्फ जन औषधि केंद्र यानी 9,500 केंद्रों पर बिकने वाली दवाइयों का है। अगर हम 20 लाख मेडिकल स्टोर्स की बात करें तो भारत में ये सारी दवाइयां ऐसे खाई जा रही हैं जैसे 2 वक्त का खाना आप खाते हैं। और जैसे आपको लगता है कि आप 2 वक्त का खाना खाते हैं, ज्यादातर लोगों के जीवन में 2 वक्त की दवाई भी अब बंद चुकी है। ज्यादातर लोगों के जीवन में डॉक्टर आ चुका है जो उन्हें कहता है कि आपको ये दवाई सुबह खानी है और ये दवाई शाम को खानी है। अब भारत में ऐसे बहुत ही कम लोग बचे होंगे जो सुबह की दवाई और शाम की दवाई ना खाते हो। इसके अलावा इन दवाइयों की तरह एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि भारत के ज्यादातर लोगों को पहले एसिडिटी, पेट में गैस, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी नहीं हुआ करती थी। और पहले इन बीमारियों को अमीरों की बीमारियां माना जाता था। कहा जाता था ये तो जो बड़े पैसे वाले लोग हैं उन्हें ये बीमारियां होती हैं। ब्लड प्रेशर गरीब लोगों को कहां होता है। इसी तरह से एसिडिटी गरीब लोगों को कहां होगा। लोग तो कहते थे जब खाना हो खाएंगे पेट भर के तभी तो गैस होगी, तो ये गरीबों की बीमारी नहीं है। और जब किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक एसिड या पेट और सीने में जलन की शिकायत होती थी तो ऐसे व्यक्ति को खान पान सही करने की सलाह दी जाती थी और कहा जाता था अपना खाना पीना ठीक कीजिए, हल्का फुल्का खाइए, अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब लोग अपना खान पान सही नहीं करते बल्कि वो अपनी जेब में रखी हुई गोलियां खा लेते हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जेब में एंटासिड की गोली रखते हैं। बाहर कुछ भी खाया उससे पहले या उसके बाद एक एंटासिड की गोली भी साथ में खा लेते हैं। आज से 32 साल पहले वर्ष 1991 में एंटासिड की दवाइयों पर लोगों का सालाना खर्च पूरे भारत में 402 करोड़ रुपए था। 1991 में इसी दवाई पर पूरे भारत में जो लोग खर्चा करते थे वो था 402 करोड़। आज यानी 2021 के आंकड़े आपको दे रहा हूं, 2021 में 17,200 करोड़ रुपए अब यह खर्च हो चुका है जो भारत के लोग एंटासिड पर, गैस की दवाई पर खर्च कर रहे हैं। इसी तरह वर्ष 2011 में हाई ब्लड प्रेशर और दिल से संबंधित दवाइयों पर देश के लोगों का सालाना खर्च था 7,200 करोड़, लेकिन वर्ष 2021 में यह खर्च हो गया 21,000 करोड़। तो हमारा देश सबसे ज्यादा क्या खा रहा है? डायबिटीज की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई और गैस की दवाई, एसिडिटी की दवाई। और यही भारत के लोगों की असली पहचान बनता जा रहा है। अगर आपको भारत को समझना है, भारत के लोगों को समझना है तो ये 3 बीमारियां समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादातर को यही बीमारियां हैं। और बहुत सारे लोगों ने अब इन्हीं दवाइयों पर जिंदा रहने को ही अपनी जीवन का अंतिम सत्य मान लिया है। जब तक वो जीवित रहेंगे, जब तक उनकी जिंदगी चलेगी, उनकी जेब में एसिडिटी की दवाई रहेगी, ब्लड प्रेशर की दवाई हमेशा रहेगी, डायबिटीज की दवाई हमेशा रहेगी। ये उनकी लाइफ लाइन बन चुकी है। हाल ही में एक सर्वे में लोगों से यह पूछा गया कि अगर उन्हें सुबह उठते ही बर्गर और दलिये में से एक चीज खानी हो तो वो बर्गर को चुनेंगे या दलिया चुनेंगे। इस पर 93% लोगों ने कहा कि वो बर्गर खाना पसंद करेंगे।
दलिया नहीं खाएंगे, फिर चाहे इससे उनका कोलेस्ट्रॉल या उनका वजन बढ़ ही क्यों ना जाए। वॉल्यूम यानी मात्रा के मामले में भारत में एंटी डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर और एंटासिड की दवाइयों की सबसे ज्यादा खपत होती है। यानी इन दवाइयों का भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है। और भारत में जिन बीमारियों को पहले अमीरों की बीमारियां कहा जाता था, वो सारी बीमारियां अब आम लोगों को हो रही हैं, गरीब लोगों को हो रही है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जो लोग एंटासिड की दवाइयां खाते हैं, वो जरूरत होने पर भी डॉक्टर से कभी इसकी सलाह लेते ही नहीं, और बिना डॉक्टर से सलाह लिए ही एक दूसरे से बात करके या गूगल पर सर्च करके ये गैस की दवाई ले लेते हैं और किसी भी केमिस्ट के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और इस दवाई को खरीद लाते हैं। और यहां बात सिर्फ शहरी इलाकों की नहीं है, भारत के गांव में भी अब बहुत सारे लोगों को 2 वक्त की रोटी से ज्यादा 2 वक्त की गोली की चिंता रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब भारत के गांवों में लोगों का वजन और एब्डोमिनल फैट यानी पेट के आसपास का मोटापा बढ़ता जा रहा है। पहले जो मोटापा होता था, यह सिर्फ शहर के लोगों को हुआ करता था, अमीर लोगों को हुआ करता था। अब यह मोटापा गांव तक पहुंच रहा है और गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो भी ज्यादा बढ़ते वजन से परेशान हैं। आज हमारे देश में अगर लोगों को नाचते गाते अचानक हार्ट अटैक आ रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही मोटापा है, यही डायबिटीज है, यही हाई ब्लड प्रेशर है और यही लाइफस्टाइल डिजीजेस है, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं। क्योंकि अब लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल चुका है। जो लोगों की लाइफ की दुश्मन बन गई हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि एसिडिटी होने पर एंटासिड की गोलियां खाने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तो उन लोगों को आज हम ये बताना चाहते हैं कि इन दवाइयों की लत कैंसर की भी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है। भारत का एक बहुत बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट कहता है कि लंबे समय तक एंटी एसिड यानी एसिडिटी की दवाइयां खाने से न सिर्फ किडनी खराब हो सकती है, बल्कि इसकी वजह से स्टमक कैंसर भी हो सकता है, पेट का कैंसर हो सकता है, जिसे हम गैस्ट्रिक कैंसर भी कहते हैं। पेट में ज्यादा एसिड बनने की वजह है फास्ट फूड और जंक फूड, यानी खराब क्वालिटी का खाना अगर आप खाते हैं, तला भुना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। लेकिन लोग तली भुनी चीजों से तो परहेज नहीं करते, लेकिन इससे होने वाली तकलीफों को कुछ समय के लिए दूर करने के लिए एंटी एसिड दवाइयों को समाधान मान लेते हैं, जबकि ये बहुत खतरनाक है। और आज आप खुद सोचिए कि जिस देश के बहुत सारे लोग पेट भर के दवाइयां खा रहे हों, वो देश कितना बीमार होगा और भविष्य में वो देश और कितना बीमार हो सकता है। हम बात बात पर कहते हैं कि हमारे देश में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हैं, हमारे पास सबसे बड़ी मैन पावर है, हम दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बन जाएंगे, हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास लोगों की ताकत है। लेकिन अगर वो लोग काम करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, अगर भारत की ज्यादातर जनसंख्या सिर्फ पेट में गैस लेकर ही घूमती रहेगी, तो फिर ऐसी जनसंख्या की प्रोडक्टिविटी के बारे में आप सोच सकते हैं। भारत में कम से कम 9,000 तक जन औषधि केंद्र अब खुल चुके हैं, लेकिन हर जन औषधि केंद्र में जो आप डेटा देखेंगे कि कौन सी दवाई सबसे ज्यादा बिक रही है, तो इन दवाइयों का एक फिक्स सॉल्ट कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है पेंटोपेराजोल गैस्ट्रो रेजिस्टेंट एंड डोमपेरिडोन। ये सबसे ज्यादा इस वक्त लोग खरीद रहे हैं। ये जो सॉल्ट कॉम्बिनेशन है, डेटा दिखाता है कि ये सबसे ज्यादा लोग लेकर जाते हैं यहाँ से। क्या ये सच है? यस मैम, यस, ये बात बिल्कुल सच है कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई ये है। और जनौषधि में बहुत सस्ती भी पड़ती है। बाहर अगर आप लेने जाओगे तो आपको कम से कम 70 या 80 रुपीज़ पर स्ट्रिप मिलेगी, लेकिन जनौषधि में ये 22 रुपीज़ की मिलती है। मैडम एक्चुअली डॉक्टर ही इसे प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेडिसिन की दुकान में बिना प्रिस्क्राइब के तुम कोई मेडिसिन देते ही नहीं है। दूसरी और सबसे ज्यादा जो मैडम दवाई बिकती है हाई बीपी की, वो ये होती है टेलमिसाटन 40। ये 2 mg में आती है, 40 में भी आती है, 20 में भी आती है, 20, 40 और जो इसके अदर कॉम्बिनेशन भी आते हैं। तो ये भी बीपी की दवाई भी चलती है, क्योंकि बीपी के पेशेंट भी आम ही हैं। ज्यादा मैम यहाँ पे आपको शुगर की मिलेंगे ज्यादा पेशेंट, और बीपी की वो ज्यादा, बहुत ज्यादा है। और उसके लिए आपके पास ये टेलमिसर, हाँ, बीपी का ज्यादा टेलमिसाटन जाते हैं, और शुगर का आपका हो गया मेटफॉर्मिन, उसके बाद आपका हो गया विल्डा वगैरह सारे,
हर रेंज हमारे पास है। भाई पिछले 2-3 सालों से अगर देखे जाए या 5 साल का ऑब्जर्व देखे, जो हमारा खाना पीना है उसकी वजह से ये चीज़ें कोई ज़्यादा बढ़ी हैं। आजकल शुगर वाले जो घूम रहे हैं, नए नए जवान 30 से 40 साल की उम्र वाले लोगों को बीपी शुगर होने लग गई है। एसिडिटी कॉम्बिनेशन के साथ में, पेन किलर के साथ में है, या डायबिटिक पेशेंट है उनको और भी कोई मेडिसिन है उसके साथ में भी देते हैं, और मेनली पेन किलर ज़्यादा लोग लेते हैं उसके लिए भी लेते हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल है बहुत ज़्यादा सिडेंट्री हो गया है, जिसमें कि हम एक्सरसाइज कम करते हैं। हमारा खाने पीने का जो है टाइमिंग्स फिक्स नहीं होते। हम लोग जंक खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसमें तेल और चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, स्मोकिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अल्कोहल की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई है, और एक्सरसाइज नहीं होती। जिन सब कारणों से हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि वैसोप्रेसिन, कॉर्टिसोल, जो कि आपका बीपी बढ़ाते हैं। इन्हीं कारणों से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। तो आज सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाने का हमारा मकसद ये था कि हम आपको जागरूक करें, और हो सकता है शरीर अभी आपको ना बता रहा हो सकता है आप ये सारी गोलियां अपनी जेब में लेकर चलते हों और आपको लगता हो कि हमने जो ये बीमारियां हैं इन्हें कुछ दिन के लिए दूर भगा दिया है, लेकिन ये भागी नहीं है। ये बीमारियां लगातार आपका पीछा कर रही हैं। और अब जो सबसे चिंता की बात है वो ये है कि पुराने ज़माने में ये बीमारियां देखने को मिलती ही नहीं थी, या बहुत कम लोगों को थी, लेकिन आज के ज़माने में जैसे आपने देखा होगा, यहाँ एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, युवाओं को ये बीमारियां हो रही हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो युवा हैं उन्हें भी ये बीमारियां हो रही हैं, और अब ऐसे पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप एक स्वस्थ भारत को देखना चाहेंगे या एक बीमार भारत को देखना चाहेंगे? भारत बदल रहा है, आपकी आमदनी हो सकता है बढ़ रही होगी, आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा होगा, बढ़िया गाड़ी आपने ले ली होगी, अच्छा मकान ले लिया होगा, एयर कंडीशनर आपने बढ़िया अपने घर में लगा लिया होगा, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, अगर आपका शरीर हाई ब्लड प्रेशर से संघर्ष कर रहा है, आपके पेट में गैस भरी हुई है, तो आप दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी में भी चलेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। बेहतरीन घर के अंदर भी रहेंगे, आप उसका सुख कभी भोग नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप परेशान हैं तो ये आपके काम पर भी असर डालेगा। चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, व्यवसायी हैं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आपके काम पर इसका जरूर और जरूर असर पड़ेगा। इसलिए आज हमारी इस बात को ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको ठीक लगे तो इस पर अमल कीजिएगा। अब हम आपको यह बताएंगे कि भारत के लोगों को नई फिल्म आदि पुरुष पसंद क्यों नहीं आ रही, और इस पर चल रहे विवाद का पूरा निचोड़ क्या है। आपने क्या विवाद है सब सुन लिया होगा, लोग क्या कह रहे हैं सब सुन लिया होगा, उसके जो डायलॉग्स हैं विवादित वो भी अब तक आपने सुन लिया होंगे। वो सब आज हम आपको बताने वाले नहीं है, हम सिर्फ निचोड़ आपके सामने रखेंगे। फिल्म बनाने वालों के पास 600 करोड़ रुपए का बजट था, प्रभास जैसा इतना बड़ा सुपरस्टार था, और वीएफएक्स की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन इसके बावजूद जय श्री राम के इस देश में श्री राम पर ही बनी इस फिल्म का इतना विरोध हो रहा है, और कई राज्यों में इस फिल्म के शोज को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया, और नेपाल में भी इस फिल्म के शोज को रोक दिया गया। चाहिए, हमें पूर्ण रूप से इस फिल्म का प्रतिबंध चाहिए। भाषा मनोज मुंशीर शुक्ला अपने घर में दोहराते हैं, क्या वो अपने घर में भी या अपने पड़ोस में भी किसी की लंका लगाते हैं? उसके साथ इन्होंने बहुत बड़ा पाप भी किया है, इसलिए इसकी जितने निंदा की जाए कम। अब आप देखिए हमारे देश में कितनी बड़ी बात है, वही लोग जो पहले फिल्म पठान का विरोध कर रहे थे, अब वही लोग श्री राम पर बनी इस फिल्म का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? अब आपको हम 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि भारत के लोगों को यह फिल्म पसंद क्यों नहीं आई, उनकी नाराजगी क्या है। पहली बात,
क्रिएटिव फ्रीडम यानी रचनात्मकता की आजादी असीमित नहीं हो सकती, और अगर कोई लेखक या निर्देशक गैर जिम्मेदाराना तरीके से क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघता है तो उसे लोग ना तो स्वीकार करेंगे और ना ही बर्दाश्त करते हैं। तो पहली बात जो समझने की है सारे फिल्म मेकर्स के लिए, जो भी लोग फिल्म बनाते हैं, ये जो क्रिएटिव फ्रीडम है ये बड़ा फैशनेबल शब्द है आजकल। लोग क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी आजादी ले लेते हैं, लेकिन ये क्रिएटिव फ्रीडम बहुत जिम्मेदारी की फ्रीडम है। इसका इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, जो कि यहां इस फिल्म में ऐसा लगता है कि क्रिएटिव फ्रीडम तो उन्होंने ली, लेकिन जिम्मेदारी के साथ उस फ्रीडम का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और लक्ष्मण रेखा तो आपने सुना ही होगा, लक्ष्मण रेखा इस बार फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने लांघ दी। दूसरा, आधुनिकता के नाम पर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना एक तरीके से लोगों के साथ अन्याय करना है, और इस फिल्म में ऐसा ही करने के आरोप लग रहे हैं। इस फिल्म में ऐसे संवादों का चित्रण किया गया है जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है, और ज्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर भगवान हनुमान और भगवान श्री राम ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं जो इतने निम्न स्तर की हो, जो हमारे गली मोहल्लों में सड़क छाप भाषा जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी भाषा हमारे भगवान कैसे बोल सकते हैं। हमें लगता है कि आधुनिकता फिल्मों में हो सकती है। आजकल मॉडर्न जमाना है, हर कोई मॉडर्न दिखना चाहता है, आजकल के जमाने की फिल्म बनाना चाहता है, सही है, लेकिन भगवान हमेशा वही रहेंगे जो वो हमेशा से थे। यानी हमारे जो भगवान है, हमारी जो आस्था भगवान श्री राम के साथ जुड़ी हुई है, उसे आप मॉडर्निज्म के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर उसे डाइल्यूट नहीं कर सकते, उसमें मिलावट नहीं कर सकते, और आधुनिकता का रंग देना उनका अपमान करने जैसा है। तो फिल्म प्रोड्यूसर्स को ऐसा लगा कि ये जो आज की जो पीढ़ी है ये असल में ऐसी ही भाषा में बात करती है, तो क्यों ना उन्हें उन्हीं की भाषा में डायलॉग्स लिखकर दिए जाएं, और क्यों ना उन्हें कलयुग की रामायण उनके सामने पेश की जाए, जिससे वो ज्यादा अपने आप को रिलेट करेंगे। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि हमारी ये जो पीढ़ी है ये कितनी भी मॉडर्न हो जाए, ये कितनी भी हॉलीवुड की बड़ी बड़ी 3D फिल्म्स देखने लगे, कितना भी VFX वाले सुपर हीरोज की फिल्म देखने लगे, लेकिन ये श्री राम के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त आज भी नहीं करेगी। और इन्होंने जो श्री राम की तस्वीर देखी है, आज भी इनके मन में वही तस्वीर है, उससे छेड़छाड़ मत कीजिए। तीसरी बड़ी बात यह है कि फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, VFX की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उन्होंने उपयोग भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दुरुपयोग कर दिया। इस फिल्म में VFX की मदद से ऐसे दृश्य दिखाने की कोशिश हुई जो रामायण के प्रसंग को गलत तरीके से पेश करते हैं, इनएक्यूरेट है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि उन्हें इस फिल्म में रावण भी रावण जैसा दिखाई नहीं दिया। यानी रावण ने बुराई की जो लकीर खींची थी, उस लकीर को भी इस फिल्म ने पार कर दिया है, और इसकी वजह से हमारे देश के बहुत सारे लोगों को रावण की बुराई भी अब कम दिख रही है। लोग रावण को अब बेहतर मानने लगे हैं, और लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का ऐसा दुरुपयोग इससे पहले उन्होंने नहीं देखा। ऐसी टेक्नोलॉजी अगर आपके पास थी तो आप इससे एक शानदार प्रोडक्ट भी ला सकते थे, और रावण का ये हाइब्रिड अवतार भारत के लोगों ने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया है। शायद ये पहली फिल्म होगी जिसके बाद लोगों ने रावण की भी तारीफ करनी शुरू कर दी। चौथा, लोग भगवान राम की छवि से अब कोई समझौता नहीं कर सकते, यह बात समझ लेनी चाहिए। भारत के लोगों ने आज तक भगवान श्री राम का स्मरण जिस रूप में किया है, वो रूप इस फिल्म में दिखाए गए श्री राम के रूप से बिल्कुल अलग है। यह तस्वीर वर्ष 1987 की है जो आपको दिखाऊंगा, जब 36 साल पहले धर्मयुग नाम की एक पत्रिका के कवर पेज पर रामायण सीरियल में भगवान राम बनने वाले, उनका रोल निभाने वाले अरुण गोविल की तस्वीर प्रकाशित हुई थी, और लोगों ने अरुण गोविल के रूप में भगवान श्री राम को स्मरण करना शुरू कर दिया था। और इसलिए इस फिल्म में भगवान श्री राम की छवि से जो समझौता हुआ वो लोगों को जरा भी बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि लोगों के मन में ये छवि थी। इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं। कुछ समय पहले जब अरुण गोविल एक एयरपोर्ट पर थे, तब एक महिला उन्हें भगवान राम समझकर उनके पैरों में गिर गई उनका आशीर्वाद लेने के लिए। देखिए आप, 36 साल के बाद, जब अरुण गोविल का रामायण सीरियल आया था उसे 36 साल बीत चुके हैं, आज भी लोग उन्हें मिलते हैं तो देखिए किस श्रद्धा से उनके पैर छूते हैं, जिससे यह पता चलता है कि हमारे देश के लोगों में भगवान श्री राम किस रूप में बसे हुए हैं। हमारे डीएनए में भगवान श्री राम बसे हुए हैं, और जो भगवान श्री राम हमारे डीएनए में हैं
वो ऐसे नहीं दिखते जैसा इस फिल्म में दिखाया गया है। और ओल्ड इज गोल्ड की कहावत इस विवाद पर पूरी तरह से फिट बैठती है। तो आप सोचिए, कभी आपने देखा है ऐसा सम्मान किसी एक्टर का भारत में हो जैसा अरुण गोविल का हो रहा है? एक जमाना था जब रामायण सीरियल का प्रसारण हुआ करता था तो लोग अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर तब रामायण सीरियल देखने के लिए टीवी के सामने बैठते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वाकई में साक्षात भगवान श्री राम उनके घर में पधार रहे हैं। लोग इस तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ ये रामायण सीरियल देखा करते थे। और भारत की जितनी सड़कें होती थी, बाजार होते थे, उस समय खाली हो जाते थे। अब सोचिए उस आस्था के साथ ये नया प्रयोग जो किया गया है तो देश के लोग कितने नाराज हुए होंगे। और पांचवा बड़ा पॉइंट यह है कि इस फिल्म को बनाने पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च हुए। अभिनेता प्रभास ने खुद इस फिल्म में प्रभु श्री राम का रोल किया। उनके अलावा भी इस फिल्म की स्टार कास्ट में बड़े बड़े अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं। नेशनल अवार्ड जीत चुके मनोज मुंतशिर शुक्ला ने खुद इस फिल्म के डायलॉग्स और गीत लिखे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म का इतना जबरदस्त विरोध हुआ। तो इससे अभी बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे कि इतनी बड़ी फिल्म में ऐसा क्यों हुआ। भगवान श्री राम को मानने वाले करोड़ों हिंदू ही आखिर श्री राम पर बनी इस फिल्म से नाराज क्यों हो गए। और अगर ये फिल्म हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाती तो ये फिल्म बनी किसके लिए थी और क्या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? इस फिल्म के मेकर्स का कहना है कि उनकी ये फिल्म सिर्फ 3 दिनों में 340 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। यानी पैसे कमाने के मामले में भी इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। विवादों के मामले में तो रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन पैसे भी कमा रही है। लेकिन हमें लगता है कि यह फिल्म कितना भी पैसा कमा ले, कितने सैकड़ों करोड़ रुपए कमा ले, लेकिन इस फिल्म ने उन करोड़ों हिंदुओं को गंवा दिया है जो टीवी के बाद रामायण के प्रसंग को थिएटर्स में देखने के लिए उत्साहित थे। लेकिन अब ये लोग बहुत दुखी हैं। रामायण का प्रसंग कितना अद्भुत और विशाल है, इसका एक छोटा सा उदाहरण आज आपको दिखाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात अनुष्का नाम की एक ऐसी कथावाचक से कराना चाहते हैं जिसकी उम्र सिर्फ 7 वर्ष है और वो रामायण के विभिन्न प्रसंगों को इस तरह से प्रस्तुत करती है कि आप प्रभु श्री राम की लीला में खो जाएंगे। और आज आपको हैरानी भी होगी कि जो काम 600 करोड़ रुपए की ये फिल्म बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ नहीं कर पाई, उस रामायण को इस 7 साल की कथावाचक ने सिर्फ 4 मिनट में समझा दिया। इसलिए आज जब इस फिल्म पर इतना विवाद हो रहा है तब हम आपको 7 साल की इस छोटी सी कथावाचक के जरिए रामायण का एक प्रसंग बताना चाहते हैं और यकीन मानिए आप आनंद में डूब जाएंगे। पूरे रामचरितमानस में सर्वाधिक प्रेम करने वाला भगवान राम से कोई है तो वो माता कैकेयी है। देखिए, सभी माताएं अपने पुत्र को गोद में बिठा करके और प्रेम से दूध भात खिलाती हैं। वैसे ही माता कैकेयी एक बार बैठा कर दूध भात खिला रही थी। 1 गिलास खाए, 2 गिलास खाए, 3 गिलास खाए, चौथे में माता कैकेयी का हाथ पकड़ लिए भगवान राम और बोले कि आप सिर्फ दूध भात ही खिलाती हैं, कभी ये नहीं पूछी कि राम तुमको कुछ चाहिए। माता बोली अगर कुछ चाहिए तो जल्दी बोलो, तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है लेकिन हमें देने में देरी नहीं होगी। तो भगवान राम बोले कि पहले हमारा सौगंध खाइए, जो हम मांगेंगे वो आप देंगी। तो माता कैकेयी बोली जो तुम मांगोगे वो हम देंगे, बताओ क्या चाहिए। तो भगवान राम बोले कि जो मैं मांगने जा रहा हूँ अगर वो आपने दे दिया तो संसार में कोई भी अपने पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता कैकेयी बोली मुझे मंजूर है। बोली कि अगर जो मैं मांगने जा रहा हूँ आपने दे दिया, संसार में आपका अपजस होगा। बोली वो अपजस मुझे मंजूर है
कि जिससे मेरा राम प्रसन्न रहे, और वो जस मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरा राम दुखी रहे। बताओ क्या चाहिए? बोले कि जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर आपने दे दिया तो कदाचित आपको वैदव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। माता कैकेयी 2 मिनट के लिए मौन हो गई, फिर बोली, राम मुझे वो भी मंजूर है, बस मेरा राम प्रसन्न रहे, इतना ही हमें चाहिए। भगवान राम बोले, माँ एक समय आएगा, हमारा विवाह होगा, और उस समय आपको हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। आपको याद है, आपका 2 वरदान पिताजी के पास सुरक्षित रखा हुआ है, तो आपको हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना होगा। जब ये माता सुनी, तुरंत धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद होश हुआ, बोली, राम मैं नहीं दे सकती ये वरदान। और फिर भगवान राम का विवाह हुआ। कुछ दिन बीता, उनको सूचना मिली कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन उनको ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई, और अगले दिन ही उनको सूचना मिली 14 वर्षों का वनवास मिल गया। प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखं भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। इस फिल्म पर जो विवाद हो रहा है, उसकी वजह से फिल्म मेकर्स ने अब विवादित डायलॉग्स को हटाने की बात कही है, और उनका कहना है कि अब वो ये तमाम जो विवादित डायलॉग्स हैं इन्हें हटा देंगे, और हटाने के बाद इस फिल्म का नया रूप जो होगा बहुत जल्द लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन 36 साल पहले वर्ष 1987 में आए रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भगवान श्री राम का चित्रण करने वाले अरुण गोविल ने कहा है कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अगर ऐसे डायलॉग्स को हटा भी दिया जाता है तो भी अब इसका कोई अर्थ नहीं होगा। जो भी मेकर्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना चाहिए लोगों की भावनाओं का। जो लोग जुड़े हैं इनसे, जिनकी आस्था है ये, उनकी भावनाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर किसी हद तक भी ना जाएं, लेकिन नई नई चीजें इवॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन वो एक बेसिक जो फ्रेमवर्क है उसको ध्यान में रखते हुए आप टेक्निकली उसको कितना भी इवॉल्व कीजिए ना, आप स्पेशल इफेक्ट दिखाइए अच्छे से अच्छे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो स्वरूप है, बिकॉज हम निराकार की पूजा नहीं करते हैं, हम साकार स्वरूप की पूजा करते हैं, और वो स्वरूप जो हमारे मन में बसा है जब वो हमें कहीं अलग दिखाई देता है तो हमें तकलीफ होती है उससे। वही इस फिल्म के साथ हुआ है बेसिकली। तो उसका पूरा निचोड़ ये है कि जब हम रामायण को देखते हैं, रामानंद सागर के रामायण को देखते हैं, और जब उन्होंने ये सीरियल बनाया था तब उनके पास ना तो बहुत बड़ा बजट था, यानी पैसा नहीं था, ना ही कोई बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे, फिर भी उन्होंने दिल से, श्रद्धा से इस सीरियल को बनाया। और इस सीरियल को जब आप देखते हैं रामायण को, तो इसमें आपको आत्मा नजर आती है, इसमें आपको श्रद्धा नजर आती है, और आपको लगता है कि बहुत श्रद्धा के साथ इसे बनाया गया है। लेकिन जब आप आदि पुरुष को देखते हैं तो आपको उस श्रद्धा का एक कमर्शियल रूप दिखाई देता है। जब आप फिल्म को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये एक नया मॉडर्न टिकटॉक के ज़माने वाला, रील्स के ज़माने वाला, यूट्यूब के ज़माने वाला, या हॉलीवुड के ज़माने में जैसी फिल्में आती हैं, सुपर हीरो के ज़माने में जैसी फिल्म आती हैं, उस तरह की एक फिल्म हम देख रहे हैं, जिसको कि आप कह सकते हैं कि ये कलयुग की रामायण है। और उन्होंने शायद इसे दिमाग में, जो हम जब कोई लेखक लिखता है किसी फिल्म को या निर्देशक बनाता है तो एक रेफरेंस पॉइंट होता है, तो शायद उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि वो कलयुग की रामायण बना रहे हैं। और
हो सकता है कि आजकल के इस कलयुग के जमाने में जब लोग टिकटॉक देखते हैं, जब लोग रील्स बनाते हैं, दिन भर वीडियोस बना रहे हैं, हो सकता है कि ये वाली जो पीढ़ी है वो इस रामायण से अपने आप को ज्यादा कनेक्ट कर पाए। ऐसा हम कहेंगे कि फिल्म मेकर्स का एक मिस कैलकुलेशन हुआ, उनका जो कैलकुलेशन था ये गड़बड़ा गया। और हमारी जो आज की पीढ़ी है, हमारा जो आज का समाज है, उसने इन फिल्म मेकर्स को बहुत हैरान कर दिया, सरप्राइज दे दिया इनको, क्योंकि इन्होंने ऐसा सोचा था कि ये फिल्म जब आएगी तो इस तरह के जो डायलॉग्स होंगे या सड़क छाप डायलॉग्स होंगे या जो उन्होंने जो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर जो बदलाव किए हैं, ये वाली जो पीढ़ी है आज की, ये उसका शायद स्वागत करेगी और अपने आप को इससे जोड़कर देखेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज का चरित्र, हमारी युवा पीढ़ी का चरित्र आज भी कम से कम भगवान श्री राम के मामले में जरा भी नहीं बदला है। अब हम आपको उस बदनसीब बाप से मिलवाएंगे, बदनसीब पिता से मिलवाएंगे, जिसके 19 वर्ष के बेटे को उसी के कॉलेज के सामने 4 लड़कों ने दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी। और जिस दिन पूरी दुनिया फादर्स डे मना रही थी, उस दिन एक पिता के सामने उसके जवान बेटे का शव पड़ा था। और फादर्स डे के दिन इस पिता को अपने बेटे की हत्या की खबर मिली। इसलिए सबसे पहले आज फादर्स डे के दिन इस पिता के साथ जो हुआ, पहले उसकी तस्वीर देखिए। एक ये भी है, एक जो है और भी एक जो एकदम और भी आएगी। हम कभी नहीं चाहेंगे, भगवान ना करे कि किसी भी पिता के जीवन में ऐसा दिन आए, और वो भी ऐसे दिन जब पूरी दुनिया फादर्स डे मना रही है। इन तस्वीरों में आप जिस बेबस पिता को रोते हुए देख रहे हैं, उनका नाम है संजय चौहान, जिनके 19 साल के बेटे की 18 जून को दिल्ली के एक कॉलेज के बाहर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस लड़के का नाम था निखिल चौहान, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज से बीए ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन आरोप है कि पिछले हफ्ते इसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के ने निखिल की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ छेड़छाड़ की और इसके बाद निखिल ने उसका विरोध किया। 18 जून को जब निखिल ने आरोपी लड़के से कहा कि उसे इस तरह की छेड़छाड़ करने के लिए माफी मांगनी चाहिए, तो इस बात पर दोनों का झगड़ा हुआ और फिर आरोपी ने अपने 3 दोस्तों को वहां बुला लिया और फिर तीनों के साथ मिलकर इन 4 लड़कों ने निखिल की चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी। पुलिस इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें एक लड़के का नाम है राहुल और दूसरे का नाम है हारून, और ये दोनों आरोपियों की उम्र सिर्फ 19 साल है। तो सोचिए, 19 साल के 2 लड़कों ने ही या 4 लड़कों ने 19 साल के एक और लड़के की हत्या कर दी। यहां समझने वाली बात यह है कि इस घटना की जड़ में भी वही कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में अपराध की इस समय सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, और यह कारण है रिलेशनशिप्स। इस समय भारत के युवा रिलेशनशिप्स के एक ऐसे भंवर में फंसे हुए हैं जिनमें उनका प्यार ना सिर्फ अंधा है बल्कि वो बहरा भी हो चुका है, जिसमें वो ना किसी को सुनना चाहते हैं ना किसी को समझना चाहते हैं। और एक नई रिपोर्ट में पता चला कि भारत में अपराध करने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र अब 30 साल से कम हो गई है, और अब ज्यादातर हमारे देश के ज्यादातर युवा हत्या की वारदात कर रहे हैं। और इन हत्याओं का भी सबसे बड़ा जो कारण है वो है रिश्ते, रिलेशनशिप्स। हमारे देश के बहुत सारे युवा अब डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक नहीं बनना चाहते, बल्कि वो अब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या लिव इन पार्टनर्स को खोज रहे हैं। आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 18 से 27 वर्ष के 87% युवाओं के पास अब स्मार्टफोन है, और इन स्मार्टफोन्स में ज्यादातर युवा इंटरनेट और रिलेशनशिप वाले नशे में डूबे रहते हैं। दिल्ली की इस घटना में इस लड़के के पिता का यही कहना है कि उन्होंने तो अपने बेटे को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था, लेकिन वो किसके साथ रिलेशनशिप में था, किसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़छाड़ की, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और यकीन मानिए, आज ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, लेकिन बच्चा स्कूल कॉलेज में किसके साथ रिलेशनशिप में है, उसके कैसे दोस्त हैं, वो स्कूल में जाकर क्या कर रहा है, इसके बारे में किसी को नहीं पता होता।
वो तो सिर्फ इतना जानते हैं, इस पिता ने भी यही कहा कि वो सिर्फ इतना जानते हैं कि उन्होंने अपना बेटा 19 साल की उम्र में खो दिया, जब उसके सामने पूरा की पूरा जीवन पड़ा हुआ था। हमारे पास तो सुबह 12 बजे फोन आया था कि ऐसे ऐसे सुनाई लोडे चाकू मार दिया। अच्छा। हम थाने पहुंचे हैं, पहले पहुंचे हॉस्पिटल से रेफर कर दिया सफदरजंग हॉस्पिटल, वहाँ से डेड बॉडी इसी कल देंगे पोस्टमार्टम। क्या नाम है आपके बच्चे का और क्या करता था वो? निखिल चौहान नाम है। हाँ। 12वीं BA में पढ़ता था। हाँ हाँ। तो यार दोस्त था, उससे झगड़ा हुआ था, उसकी वजह से मार दिया। भारत के युवा और क्या कर रहे हैं, तो आप भोपाल की इस घटना से आज समझिए। अब आपको भोपाल लेकर चलते हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है वो तो आपने देख लिया। आज भोपाल में स्थानीय प्रशासन ने पुलिस की मदद से 3 घरों पर बुलडोजर और हथौड़ा चलाया, और ये घर मोहम्मद समीर, मोहम्मद साहिल और फैजान लाल का था, जिन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के लिए एक हिंदू लड़के के साथ मारपीट की थी और उस लड़के के गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर उससे कुछ विवादित शब्द कहने को कहा। जब इन लड़कों ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया तो पुलिस ने पीड़ित लड़के की शिकायत पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया और आज इन आरोपियों के मकान पर हथौड़ा चलाया गया है। तो पहले तो आप वो वीडियो देख लीजिए। देखिए, आजकल एक और नया ट्रेंड आ रहा है। इस वीडियो में आप देख पाएंगे मोहम्मद समीर, मोहम्मद साहिल और फैजान ने इस हिंदू लड़के के साथ अभद्र व्यवहार की सारी सीमाएं लांघ दी। और आजकल आप देखिए एक नया चलन आया है कि पहले ये इस तरह की वारदात की जाती हैं, इनका बाकायदा वीडियो बनाया जाता है और उस वीडियो को फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है। इन लड़कों ने भी यही किया और इन्होंने पहले इस लड़के के साथ ये सारी घटना की और उसके बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इन्होंने पोस्ट कर दिया। तो अब आप पहले वीडियो देखिए। कुत्ता बहन बोल साहिल भाई सॉरी। कुत्ता बहन बोल साहिल भाई सॉरी। साहिल भाई मेरे बाप है, मेरे भाई है, बड़े भाई है। फैजान भाई मेरे भी पापा भाई मेरे भाई है, मेरी माँ उनकी माँ मेरी माँ है। हाँ बोल सॉरी। हरकतें कर रही है तू। साहिल भाई अपनी माँ की कसम, मैंने आपको सॉरी बोल तो दिया, स्टोरी पे देखो ना। अब बोल मैंने तेरा क्या करा था ये बता। कुत्ते की तरह भोग। भाई मैंने कुछ भी नहीं करा भाई, आपने कुछ भी करा। मैंने कहा भाई आपके दोस्तों ने कराया था, मैं आपको ही जानता हूं। मुझे गालियों को बक रही है। किसके कहने से बकी है गाली? तूने ईमानदारी से बता। मानना नहीं समीर भाई, जो ये बोले वो करता नहीं बस। कुछ भी नहीं था, किसी और ने डाली है स्टोरी। किसके कहने से बकी है गाली? शाहरुख भाई शाहरुख की क्या कह रहा था वो ऐसा कर। तो शाहरुख ने मना करा भाई मैंने नहीं करा भाई, भाई वही डराता है भाई मेरे को। अपनी माँ की कसम लिया भाई, बनने के तैयार। इस मामले में आरोपियों के मुस्लिम परिवारों का भी यह कहना है कि सरकार उनके मकान तोड़कर इस हिंदू लड़के के साथ न्याय नहीं कर रही, बल्कि सरकार मुस्लिम परिवारों के साथ अन्याय कर रही है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि आरोपियों के मकानों का वही हिस्सा तोड़ा गया जो अवैध था और जो अतिक्रमण करके बनाया गया था। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट में जो 3 खबरें हमने आपको दिखाई, उनसे यह पता चलता है कि जलन लोगों के पेट में ही नहीं बल्कि उनके सीने में भी है और उनके दिमाग में भी है। दिमाग में ईर्ष्या भी हो सकती है। तो इसलिए आज अगर आप देखेंगे तो ये नए भारत की तस्वीरें हैं, चाहे आप अभी ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हो और चाहे एंटासिड खाने वाले भारत की तस्वीर हो।